महाराष्ट्र में मुंबई के पास पुणे शहर आज तेजी से ग्रो करते हुए शहरों में से एक है और यहाँ साल दर साल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन एक समय था जब 14 महीनों तक यहाँ की हवा में ठंडक से ज्यादा खौफ घुल गया था। बारिश की बूंदों से भी लोग डरने लगे थे। वीकेंड हो या न हो, सिनेमा हॉल खाली रहने लगा था। मौसम कितना भी खूबसूरत हो जाए, लोग घर से बाहर निकलने में डर महसूस करते थे। और ये साल था 1976 से 1977, जहां लोग दिन भर काम करने के बाद रात को फैमिली के साथ आउटिंग पे जाना पसंद करते थे। वहीं उन 14 महीनों में लोग अंधेरा होते ही घरों में दुबक जाया करते थे। इस दहशत के पीछे का कारण था एकाएक लगातार मर्डर हो जाना। 4 हैवानों ने न सिर्फ इस शहर में रहने वालों की नींद उड़ा दी थी, बल्कि पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। उनके कत्ल करने का तरीका इतना डरावना था कि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हर शख्स की रूह कांप जाती। और सभी मर्डर एक ही तरीके से हुए थे। इतने मर्डर होने के बाद भी पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आलम ये था कि वहाँ के लोगों को पुलिस पे भरोसा नहीं रहा, तो वहाँ की सड़कों पे कमिश्नर को सीआरपीएफ उतारनी पड़ी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला है। इन मर्डर की पहेली सुलझाने के लिए पुलिस को कोई भी क्लूज नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हर क्राइम की कहानी की तरह इस केस का भी अंजाम वही होता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका हथियार ही इनको फांसी के फंदे तक पहुंचा देता है। इस केस को सॉल्व करने में जितनी मेहनत पुलिस को करनी पड़ी, उतनी ही मेहनत कोर्ट से सजा होने के बाद पुणे के लोगों को भी करनी पड़ी। तो चलिए मैं ये कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। वैसे तो पुलिस डिपार्टमेंट का सामना हर दूसरे दिन किसी न किसी क्राइम से होते रहता है, लेकिन कुछ केसेज ऐसे होते हैं जो उनके मन पर हमेशा के लिए रह जाते हैं। वजह कोई भी हो सकती है, या तो वह मर्डर इतने खौफनाक तरीके से किए गए हो कि पुलिस को उसे देख न सिर्फ होश उड़ गए हो, बल्कि उसको सॉल्व करने में भी उनकी अच्छी खासी मेहनत लग गई हो। ये केस भी उनमें से एक था। इस खूनी खेल में पुलिस को पहली बार इंफॉर्मेशन मिलती है। 1 नवंबर 1976 को पता चलता है कि पुणे के विजयनगर में एक मर्डर हो गया है। टीम क्राइम सीन पे पहुंचती है। घर के आसपास लोगों की भीड़ लगी होती, तो पुलिस जब लोगों को हटाते हुए घर के अंदर जाती है तो उस जगह का नज़ारा देख पुलिस वाले के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 3 डेड बॉडीज पुलिस की नज़रों के सामने पड़ी होती है। ये डेड बॉडीज जोशी और उनकी वाइफ उषा और उनके बेटे आनंद की होती है। तीनों के गले में नायलॉन की रस्सी बांधी होती है। पुलिस समझ जाती है कि तीनों का गला घोंटकर हत्या की गई है। लेकिन एक बात जो समझ से परे थी कि आनंद के बॉडी पे कपड़े नहीं थे। पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा हुआ था। घर से एक भी रुपया बरामद नहीं होता है और ना ही कोई ज्वेलरी मिलती है। ये उस जगह का एक अमीर परिवार था, इसलिए पुलिस टीम समझ जाती है कि तीनों मर्डर लूट के इंटेंशन से किए गए थे। हालात को देखते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर को इंसिडेंट के बारे में बताया जाता। फिर फॉरेंसिक टीम को क्राइम सीन पे बुलाया जाता है, तो फॉरेंसिक टीम वहां से कुछ सैंपल लेती है। उसके बाद डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। घर से निकलती एक के बाद एक डेड बॉडीज को देखकर पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल जाती है और इस हॉरिफाइंग सीन को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। मधुसूदन मूल्यांकर, जो उस समय वहां के एएसपी रहते हैं, वह अपने टीम के साथ पूरे घर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सभी को फील होता है कि वहां शुरू से ही एक खुशबू आ रही थी। टीम पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन ये महक पूरे घर में थी। बस ये बात समझ से परे थी कि आखिर इस महक का रीजन क्या था और क्यों हत्यारों ने पूरे घर में परफ्यूम छिड़का था। अगले ही दिन ये इंसिडेंट न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनता है। एक ही परिवार के 3 लोगों की गला घोंटकर मर्डर की न्यूज शहर को डरा देती है। एक तरफ जहां पुलिस पे प्रेशर बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ एएसपी मधुसूदन अपनी टीम के साथ केस को सुलझाने में लगे हुए थे।
इंसिडेंट के 4 दिन बाद ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, जिसमें कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगता है। और जो फॉरेंसिक टीम ने वहां से जितने फिंगरप्रिंट उठाए थे वह उस फैमिली के ही तीनों मेंबर के थे जो अब मर चुके थे। यानी कि मर्डर करने वालों ने ग्लव्स पहन रखा था और हत्यारों का एक भी फिंगरप्रिंट न मिलने से पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि क्राइम को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया था और ये वही कर सकते थे जो प्रोफेशनल क्रिमिनल हो। पुलिस को ये भी अंदाजा लग गया था कि इस क्राइम को करने वाला कोई गैंग ही था, न कि कोई एक इंसान, क्योंकि एक साथ 3 लोगों को मार देना किसी एक के तो बस की बात ही नहीं हो सकती थी। फिर तकरीबन 10 से 12 दिनों के बाद हालात नॉर्मल हो जाते हैं। पुलिस भी इसे एक नॉर्मल रॉबरी केस ही मानकर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, लेकिन कई दिनों तक पुलिस को कोई क्लू हाथ नहीं लगता है। जब इस केस में कोई खास प्रोग्रेस नहीं होती है तो कुछ दिनों बाद इसे ठंडे अवस्थे में डाल दिया जाता है। लेकिन उस इंसिडेंट के ठीक 21 दिनों के बाद यानी कि 22 नवंबर 1976 को यशोमती बाफना नाम की एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कि उसके बंगले पर 4 लोगों ने अटैक कर दिया था। वो सभी अपने चेहरे को ढके हुए थे। यशोमती बाफना बताती है कि वो सभी लूट के इरादों से ही घर में घुसे थे, क्योंकि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये सुनने के बाद पुलिस उनका रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन इस इंसिडेंट को सुनने के बाद भी किसी के दिमाग में उस इंसिडेंट की बात नहीं आती है जो केवल 22 दिन पहले ही हुआ था। बाफना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस भी चुपचाप बैठ जाती है। उन्हें लगता है ये तो सिर्फ एक मामूली सा इंसिडेंट है जो आसपास रहने वाले शराबियों ने किया होगा। पुलिस को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये वही 4 क्रिमिनल्स थे जिन्होंने विजयनगर में पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दी। पुलिस के सिस्टम में सबसे बड़ी खामी यही होती है कि वो किसी भी छोटे इंसिडेंट को तब तक सीरियस नहीं लेती है जब तक कि कुछ बड़ा ना हो जाए, और यहाँ पे बाफना के कंप्लेन का भी यही हुआ। एक बार फिर इस इंसिडेंट के ठीक 9 दिन बाद वो होता है जिसने पूरे पुणे को हिलाकर रख दिया। इस बार जो क्राइम हुआ उसे जिसने सुना उसके गले से 2 दिन तक पानी भी नहीं उतरा। हर कोई हैरत में था, आखिर पुणे में ये हो क्या रहा है। ये अच्युत जोशी और उनके परिवार पर होने वाली हैवानियत से भी बड़ा क्राइम था। चूंकि अच्युत जोशी केस की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को अब तक कोई क्लू हाथ नहीं लगा था, यशोमती बाफना के इंसिडेंट में भी पुलिस ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और न ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए कि इस केस का पहले हुए 3 मर्डर से कुछ लेना देना हो सकता है। खैर, बाफना केस रजिस्टर होने के ठीक 9 दिन बाद यानी कि 1 दिसंबर 1976 को पुलिस को पता चलता है कि मंडाकर रोड पर स्मृति नाम के बंगले में कोई मर्डर हुआ है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस की टीम रवाना होती है। बंगले के बाहर लोगों की भीड़ हटाते हुए पुलिस की टीम अंदर एंटर करती है तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टीम के सभी पुलिस ऑफिसर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और अपने जेब से रुमाल निकालकर नाक पर रख लेते हैं। मन ही मन ये सवाल आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो वही हॉरिफाइंग सीन है जो उन्होंने ठीक कुछ दिनों पहले विजयनगर में देखा था। अच्युत जोशी मर्डर केस की तरह यहाँ भी घर के सभी लोगों को नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर मार दिया गया था और यहाँ भी एक डेड बॉडी पे कपड़ा नहीं था। इस इंसिडेंट और उस क्राइम में सिर्फ एक ही डिफरेंस था और वो था कि वहाँ पर 3 डेड बॉडीज पड़ी हुई थीं, जबकि यहाँ पे 5 डेड बॉडीज फर्श पे पड़ी थीं। क्रिमिनल्स ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। पुलिस भी इस इंसिडेंट को देखने के बाद सदमे में आ गई कि यहाँ पर भी जोशी केस की तरह ही एक डेड बॉडीज पे कपड़े नहीं थे और यहाँ भी कमरों से ठीक वैसी ही खुशबू आ रही थी जैसे कि क्राइम्स को अंजाम देने वाला कोई एक ही गैंग है। यहाँ भी फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, फिंगरप्रिंट उठाए जाते। इसके अलावा जिस डेड बॉडी पे कपड़े नहीं थे वो 21 साल की एक लड़की थी, इसलिए रेप का भी डाउट होता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि लड़की से रेप नहीं हुआ। घर का सारा सामान फैला हुआ था और घर से कैश, सारा सोना चांदी गायब था। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले ही यानी कि क्राइम वाले दिन
उस घर में 5 नहीं बल्कि 7 लोग थे। उस घर के जो मुखिया थे काशीनाथ शास्त्री, उनकी बेटी और बहू घर में ही थे और क्राइम से कुछ देर पहले ही वो बाहर किसी पार्टी में जाने के लिए निकले थे। फिर वो पुलिस को बताते हैं कि रात 8:30 बजे वो दोनों पार्टी में जाने के लिए घर से निकले। पहले बच्चों को भी साथ ले जाने का प्लान था, लेकिन उनके दादा दादी ने मना कर दिया, इसलिए उन्हें साथ नहीं ले गए। जब 2 घंटे के बाद लगभग 10:30 बजे वह पार्टी से लौटते हैं तो देखते हैं कि मेन गेट खुला पड़ा है। जैसे ही घर के अंदर इंटर हुए तो एक के बाद एक अपने माँ बाप और बच्चों की डेड बॉडी को देखकर उनकी चीख निकल जाती है। तभी आसपास के लोग आते हैं और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। इस स्टेटमेंट से पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगता है, लेकिन वो दोनों ये भी बताते हैं कि घर में बहुत ज़्यादा कैश नहीं रखा हुआ था। दोनों का बयान लेने के बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़कर लोगों के दिल दहल जाते हैं। लोग अभी जोशी मर्डर केस से उभरे भी नहीं थे कि एक घर में 5 मर्डर की न्यूज़ उन्हें तोड़ कर रख देती है। लोगों को लगता है कि अब उनकी लाइफ सेफ नहीं है। डर इतना हो गया था कि लोगों ने शाम के बाद घर से निकलना ही बंद कर दिया था। शाम होते ही सड़कों पे ऐसा लगता था कि रात के 2 बज रहे हों और उधर पुलिस भी दिन रात गाड़ियों और लोगों की चेकिंग करते रहती। तभी पुणे के पुलिस कमिश्नर को ये पता चलता है कि लोग अब पुलिस पे भरोसा करने की बजाय सेल्फ डिफेंस के लिए खुद हथियार लेकर चलने लगे। तो वो खुद लोगों से अपील करते हैं कि पहले की तरह अपना काम काज को शुरू कर दें और वेपन्स लेकर घूमने की बजाय खुद को सेफ फील कर घरों से निकलें। लेकिन इस अपील का भी कोई असर नहीं होता है। न ही सड़कों का सन्नाटा टूटता है और न ही बाजारों में वो रौनक आती है। यहाँ तक कि कमिश्नर को सीआरपीएफ के जवानों को बुलाना पड़ता है, जिससे कि लोगों के मन में बैठा डर बाहर निकाला जा सके। सड़कों पर हथियार बल जवान दिखने लगे थे। ऐसा लगता था कि पूरा शहर ही छावनी बना दिया गया हो। इस इंसिडेंट को लेकर एक तरफ जहां लोग डरे सहमे थे और दूसरी तरफ पुलिस पे पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ रहा था कि जितनी जल्दी हो सके इस सीरियल किलिंग को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इसी बीच पुलिस को ये भी डाउट होता है कि शायद ये कोई बाहर का गैंग है जो यहाँ आकर क्राइम को अंजाम देने के बाद शहर छोड़कर वापस चला जाता है। अब इस एंगल पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। पुणे में खासकर नियर बाय सिटीज में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। अभयंकर मर्डर केस को बीते 3 महीने हो चुके थे और पुलिस टीम का भी कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा था। जिस केस पर पुणे शहर की पुलिस काम कर रही थी उसमें अब तक सभी के हाथ खाली थे। लेकिन एक बार फिर पूरी कहानी रिपीट होती है। लास्ट क्राइम से ठीक 3 महीने 23 दिन बाद एक और क्राइम होता है। पुलिस को फिर एक डेड बॉडी मिलती है और इस बार भी ठीक उसी तरीके से क्राइम को अंजाम दिया गया था जैसा कि अब तक हुआ था। लेकिन इस बार पुलिस के हाथ खाली नहीं थे। उन्हें वो रास्ता दिख गया था जहां से वो उन हैवानों तक पहुंच सकते थे। ये पहली बार था जब पुलिस को लगा कि वो इस केस में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कोशिश किए नैया पार नहीं होती। पुलिस भी बिल्कुल इसी कहावत की तरह उन कत्ल करने वालों को ढूंढने में लगी थी। पूरे 8 हत्याओं के बाद लगभग 5 महीने तक पुलिस सिर्फ छानबीन ही करती रही। दिन रात एक करने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच 24 मार्च 1977 को फिर से एक मर्डर की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस मूला मुठा नदी के किनारे क्राइम सीन पे पहुंचती है, जहां एक इंसान की लाश लोहे की सीढ़ियों से बंधी हुई पानी में तैर रही थी। पुलिस नाव के सहारे गोताखोर की मदद से उस लाश को बाहर निकलवाती है। उसे देखकर साफ पता चलता है कि उस इंसान की गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस टीम में से मानिक राव आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि शायद उसे पहले किसी ने देखा हो, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है। एकाएक मानिक राव की नज़र उस रस्सी पे पड़ती है जो उस शख्स के गले में कसी गई थी। तभी मानिक राव के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वही नायलॉन की रस्सी थी जिससे पिछले 8 मर्डर को अंजाम दिया गया था।
हालांकि वहां मौजूद कुछ पुलिस ऑफिसर ये डाउट कर रहे थे कि रस्सी का रंग एक जैसा होने से कैसे मान लिया जाए कि इस मर्डर के पीछे भी वही गैंग है जिसकी महीनों से तलाश की जा रही है। तभी मानिक राव उन फोटोग्राफ्स को मंगाते हैं जो 8 मर्डर के दौरान खींची गई थी। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि इन सभी लाशों के गले में पड़ी रस्सी बिल्कुल एक ही तरह से खींची गई थी, यानी कि इसमें गांठ एक जैसे ही थे। इसका मतलब साफ था कि इन सभी गांठों को किसी एक शख्स ने ही लगाया था। पानी से लाश बाहर आने और फॉरेंसिक टीम के सैंपल ले लेने के बाद उसके कपड़ों की तलाशी की जाती है। इत्तेफाक से लाश के जेब में एक आइडेंटिटी कार्ड नजर आता है जिसपे कुछ धुंधला धुंधला सा लिखा हुआ था। लाश काफी समय से पानी में पड़ी रही, इस वजह से वह आई कार्ड भीग चुका था और लिखे अक्षर समझ नहीं आ रहे थे, तो उसे सुखाया जाता है और उन एक्सपर्ट से कांटेक्ट किया जाता है जो उस अधूरी लैंग्वेज को भी पढ़ने में माहिर हो। एक्सपर्ट थोड़ी ही देर में उस शख्स का नाम और पता बता देते हैं। इस व्यक्ति का नाम था अनिल गोखले और आई कार्ड पे जो पता लिखा हुआ था वो था अभिनव कला विद्यालय। यानी कि एक बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी थी कि मरने वाले का नाम अनिल गोखले है और वो अभिनव कॉलेज में पढ़ता है। मानिक राव ये पूरी जानकारी एएसपी मधुसूदन को देते हैं और ठीक 2 दिन बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है जिसे पता चलता है कि अनिल गोखले का कत्ल ठीक 2 दिन पहले हुआ था। पुलिस को यहाँ से एक लीड मिल चुका था। पुलिस अगले ही दिन तिलक रोड में स्थित अभिनव कला विद्यालय पहुँच जाती है जहाँ अनिल गोखले पढ़ता था। पुलिस वहां जाकर टीचर से मिलती है और अनिल गोखले के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है। इसके अलावा वो उसके साथ पढ़ने वाले साथियों से भी मिलती है और सभी से पूछती है कि अनिल गोखले को आखिरी बार कहां और किसके साथ देखा था। इस पर एक स्टूडेंट खड़ा हो जाता है और उस शख्स का नाम बताता है जो इस पूरे खेल का वजीर था। वो बताता है कि इंसिडेंट वाले दिन उसने अनिल को राजेंद्र चक्काल के साथ देखा था। तो पुलिस राजेंद्र चक्काल के बारे में पता करती है। तो टीचर भी बताते हैं कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, वो आए दिन किसी न किसी से लड़ते झगड़ते रहता। पुलिस चक्काल को पकड़ने के लिए अपनी नज़र इसी यूनिवर्सिटी पे गड़ाए हुए रहती है और कॉलेज के स्टूडेंट और स्टाफ से कहती है कि इस बात को बाहर किसी से न बताया जाए कि यहाँ पे पुलिस आई थी, क्योंकि अगर जक्काल को पता चल जाता कि पुलिस को कुछ भी कानो कान खबर है तो वो भाग जाएगा। ठीक 2 दिन बाद राजेंद्र जक्काल कॉलेज पहुँचता है। इससे पहले कि अंदर उसे कोई कुछ बताता, उस पर नज़र रख रहे पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ एएसपी मधुसूदन पहले से ही जक्काल का इंतजार कर रहे होते हैं। जक्काल के आते ही उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने कतई ये जाहिर नहीं किया कि उन्हें सीधे सीधे उस पर शक है, लेकिन फिर भी वह घुमा फिरा कर उससे बात करने लगे। मधुसूदन ने जक्काल से पूछा कि अनिल गोखले के मौत के दिन वो कहाँ था, तो उसने अपने 3 दोस्तों का नाम लेते हुए कहा कि वो उन्हीं के साथ घूम रहा था। ये 3 थे, दिलीप, शांताराम कनौजी और मुनव्वर। मधुसूदन ने जक्काल से तीनों का पता पूछा तो वह आनाकानी करने लगा, लेकिन जब उसे लगा कि वो बातों में फंस रहा है तो वह उनके बैठने का अड्डा बता दिया। पुलिस की टीम उन तीनों को पकड़कर वहां से ले आती है और सभी से एक एक करके अलग अलग पूछताछ की जाती है। सभी से पूछा जाता है कि पिछले 7 दिनों में उन सब ने क्या क्या किया और किन किन के साथ रहे। इन सवालों के सब अलग अलग जवाब देते हैं। पुलिस समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन इस बात पे पुलिस वाले जाहिर नहीं करते हैं कि उन्हें उन सब पर शक हो गया है। सभी से अलग अलग पूछताछ करने के बाद एएसपी मधुसूदन एक दाव खेलते हैं। वो राजेंद्र जक्काल को छोड़ने से पहले उसे सॉरी बोलते हुए कहते हैं, शायद कोई गलत फैमिली हो गई थी, इसलिए तुम सबको यहाँ पे लाना पड़ा। ये सुनते ही जक्काल के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। इसके बाद एएसपी जेब से एक सिगरेट निकाल पीने लगते हैं और फिर जक्काल से भी सिगरेट को पूछते हैं। जक्काल हामी भरता है तो एएसपी उसे सिगरेट देकर खुद लाइटर से सिगरेट जलाते हैं और कहते हैं कि जक्काल तुम जा सकते हो, लेकिन क्या एक छोटी सी मदद कर सकते हो।
जक्काल सर हिलाते हुए हाँ कहता है। एएसपी कहते हैं, पिछले कुछ महीनों से पुणे में हो रहे मर्डर को लेकर परेशान हूँ और अब अनिल की हत्या ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। इसलिए अगर वो कुछ भी जानता है तो बता दे, जिससे कि मर्डर को पकड़ा जा सके। ओवर कॉन्फिडेंस में जक्काल सिगरेट पीते हुए एक नाम बोल जाता है और ये नाम सुनते ही एएसपी के कान खड़े हो जाते हैं। वो नाम सुनते ही जक्काल को जाने दिया जाता है, लेकिन इसके बाद मधुसूदन और उनकी टीम सबकी नींद खत्म हो जाती है। यहाँ से आगे की कहानी में अब नया मोड़ आता है। अब वो समय आ गया था जब पुलिस टीम की महीनों की मेहनत को उसका फल मिलने वाला था, क्योंकि जो जक्काल नाम बताता है वो नाम रहता है प्रकाश हेगड़े का। और जक्काल ने मधुसूदन को ये भी बताया था कि प्रकाश हेगड़े और अनिल गोखले के मर्डर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। उसकी यही बातें सुनकर एएसपी मधुसूदन उसे जाने देते हैं और फौरन अपनी टीम को प्रकाश हेगड़े के बारे में पता करने को कहते हैं। पुलिस की अलग अलग टीम प्रकाश हेगड़े के बारे में पता करने में लग जाती है। कॉलेज और थाने से ये जानकारी मिलती है कि प्रकाश हेगड़े इसी कॉलेज में पढ़ता था और वो पिछले साल यानी कि 15 जनवरी 1976 से लापता है। जब थाने में इसकी जांच करवाई जाती है तो उसकी मिसिंग रिपोर्ट के साथ एक लेटर भी मिलती है। उसमें लिखा रहता है कि वो बहुत परेशान है और उसे 1 लाख रुपये की ज़रूरत है, इसलिए वो घर छोड़कर जा रहा है। लेकिन उस लेटर में जो उसने साइन किए हुए थे वो प्रकाश के नाम से थे, लेकिन प्रकाश हमेशा अपना साइन देवदास के नाम से करता था। इसी बात को लेकर उसके पिता को डाउट होता है और वह इसी बात को पुलिस के सामने रखते हैं कि उनके बेटे का किडनैप हुआ है और ये लेटर ज़बरदस्ती लिखवाया गया है। पुलिस प्रकाश के पिता की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये सब जानने के बाद एएसपी मधुसूदन का दिमाग फिर से चकरा जाता है, क्योंकि प्रकाश की न लाश बरामद की गई थी, लेकिन जक्काल ने कहा था कि अनिल गोखले और प्रकाश की मौत में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो जक्काल को कैसे पता चला कि प्रकाश हेगड़े की मौत हो चुकी है? इसका मतलब साफ था कि प्रकाश का मर्डर हो चुका था और जक्काल ये भी जानता था कि उसकी हत्या किसने की है। अब पुलिस इस मामले में कतई जल्दबाजी के मूड में नहीं थी, क्योंकि पुलिस की एक गलती उसके सारे किए कराए पे पानी फेर सकती थी। एएसपी मधुसूदन के कहने पर पुलिस की एक टीम को जक्काल और उसके 3 साथियों के पीछे लगा दिया जाता है और पुलिस टीम को ये भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उन चारों को कतई भनक नहीं लगना चाहिए कि लगातार उनको कोई फॉलो कर रहा है या फिर उन पे कोई नज़र रख रहा है। तभी एक दिन अभिनव कला यूनिवर्सिटी के बाहर दिलीप और शांताराम खड़े होकर बात कर रहे थे कि अब जो कुछ भी पुलिस करेगी उसका जवाब हमारे बॉस ही देंगे। और ये बात वहाँ खड़े पुलिसकर्मी सुन लेते हैं। उसके बाद वो जाकर एएसपी मधुसूदन को बताते हैं। बॉस वाली बात सुनकर मधुसूदन एकाएक डर जाते हैं, अपने दिमाग पे जोर डालते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नाम पहले भी सुन रखा था। क्योंकि कुछ दिन पहले जब यशोमती बाफना रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी तो उसने भी बताया था कि जब 4 लोग उसके घर में घुसे थे तो उसमें से 3 एक इंसान को बॉस कहकर बुला रहे थे और उसी से पूछकर भी भागे थे। एएसपी मधुसूदन समझ चुके थे कि ये वही 4 लोग हैं जो उस दिन यशोमती बाफना के घर में घुसे थे और ये वही बॉस है जिसके बारे में दिलीप और शांताराम कॉलेज के बाहर बातें कर रहे थे। पुलिस के पास एक स्ट्रांग प्रूफ था जिसके दम पर वो इन 4 को अरेस्ट कर सकते थे। फिर भी सबसे वीक पॉइंट ये था कि अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था जो इन सभी मर्डर से इनकी कहानी को जोड़ता हो और ऐसे में ये केस काफ़ी कच्चा साबित हो जाता और फिलहाल इन 4 की गिरफ्तारी का प्लान कैंसिल कर दिया गया। इस केस का सीधा कनेक्शन अभिनव कला यूनिवर्सिटी से है, तो क्यों ना एक बार फिर से इस कड़ी को खंगाला जाए। पुलिस की टीम एक बार फिर कॉलेज में दस्तक देती है। एक बार फिर इनको जानने वाले से पूछताछ करती है। जब पुलिस सभी से बात कर रही थी तो एक स्टूडेंट इनमें से काफ़ी घबराया हुआ था, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, जिसका नाम था सतीश गोरे। पुलिस को सतीश गोरे पे शक हो जाता है और वो उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं।
वहाँ उससे ठीक से पूछताछ की जाती है तो वो धीरे धीरे सब बोलने लगता है। वो बताता है कि इस शहर में जितने भी इस तरह के मर्डर हो रहे हैं, इनमें इन्हीं चारों का हाथ है। ये सभी के सभी खून इन्हीं ने किए हैं। ये सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है। एएसपी मधुसूदन एक पानी का ग्लास लेकर उसके पास जाते हैं। सतीश पानी पीता है। उसके बाद मधुसूदन उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता शहर में हो रहे मर्डर इन्हीं चारों ने किया है। सतीश उन्हें बताता है कि वो लोग अक्सर आपस में बातें किया करते थे, जिसमें उसने कई बार सुना कि वो सब अपने किए हुए मर्डर्स के बारे में अखबारों में पढ़कर बहुत खुश होते थे। वो प्राउड फील करते थे कि उनके कांड ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सतीश ने बताया कि वो लोग गुस्से में भी कह जाते कि उन्होंने शहर को तबाह करके रख दिया है। इसका मतलब सभी नहीं समझ पाते क्योंकि उनके अंदर की बातों को सभी नहीं जानते थे। इसके बाद सतीश ने इस बात को कन्फर्म किया कि प्रकाश हेगड़े का भी मर्डर हो चुका है और वो इस हत्या में बस इन चारों का ही नाम नहीं लेता, बल्कि एक पांचवें शख्स का भी नाम जोड़ता है जो सीधे तौर पर उसकी मौत के लिए जिम्मेदार था। और ये शख्स था जिसकी मदद से सीरियल किलिंग की शुरुआत होती है, जो पूरे शहर को तबाह कर देती है। लेकिन कहते हैं ना, क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पुलिस के जाल में फंस ही जाता है। और ये कहावत बिल्कुल सही साबित हुई इन क्रिमिनल्स पर, क्योंकि प्रकाश हेगड़े की मौत के बारे में कॉलेज में ही पढ़ने वाले सुभाष चांडो का नाम लेते हुए सतीश बताता है कि इस मर्डर में सुभाष का भी हाथ था। पुलिस इतना सुनने के बाद सतीश को इस शर्त पे जाने देती है कि बाहर जाकर वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। इसके बाद पुलिस सुभाष को दबोच लेती है और उससे पूछताछ करती है। सुभाष भी पहले आनाकानी करता है। फिर एसपी मधुसूदन कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि प्रकाश हेगड़े के मर्डर में तुम्हारा भी हाथ है। इतना सुनते ही सुभाष जोर जोर से रोने लगता है और हाथ जोड़कर मधुसूदन से कहता है कि मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। तभी मधुसूदन उससे कहते हैं कि अगर वह पुलिस की मदद करेगा तो उसे सरकारी गवाह बना दिया जाएगा। तो सुभाष प्रकाश हेगड़े से जुड़े मर्डर के सभी राज खोलकर रख देता है और रात जानने के बाद पुलिस सारे एविडेंस इकट्ठा करती है और अनिल गोखले के मर्डर से ठीक 7 दिन बाद 30 मार्च 1977 को राजेंद्र चक्काल और उसके 3 साथी को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन एक बार फिर ये चारों पुलिस को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ इतने सारे एविडेंस लग चुके थे कि अब कोई फायदा नहीं होने वाला था। मधुसूदन कहते हैं कि अब वो सब शुरू से अंत तक मर्डर की सारी कहानी बारी बारी सुनाए। दरअसल इन चारों की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इन सबको पकड़े जाने का पहला क्लू मिला था। ये चारों पहली बार अभिनव कला कॉलेज में ही मिले थे। शराब और अय्याशी ने इन्हें इतना लत्ती बना दिया कि इन 2 चीज़ों के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार रहते। इन चारों के घर वाले काफ़ी गरीब थे, इसलिए वहाँ से इनके शौक पूरे नहीं हो सकते थे। इसलिए इन लोगों ने पहले चोरी करना शुरू किया। एक बार ये चारों अपने अड्डे पर बैठकर शराब पी रहे थे तो जक्काल इन्हें कुछ बड़ा करने को कहता है, इतना बड़ा कि पैसे की कभी कमी न हो। तो बाकी तीनों भी खुश होकर हामी भर देते हैं। जक्काल कहता है कि अब वो चारों एक गैंग की तरह काम करेंगे और वो इनका लीडर होगा। जक्काल कहता है कि गैंग की शुरुआत किडनैपिंग से की जाए, इसलिए वो सबसे पहले प्रकाश हेगड़े को चुनते हैं। तो इसके लिए वह अपने क्लास में पढ़ने वाले सुभाष का सहारा लेते हैं और सुभाष को वो चारों मनाते हैं कि वह प्रकाश हेगड़े को लेकर उनके अड्डे तक आए और वह सुभाष को यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ किडनैपिंग ही किया जाएगा और पैसे वसूल कर उसे छोड़ दिया जाएगा। तो सुभाष प्रकाश को उनके अड्डे तक पहुंचा देता है। उसके बाद वहां वो चारों उसे पीटते हैं। उसके बाद उसका गला घोंटकर उसे मार देते हैं। उसके बाद लाश को वो एक तालाब में फेंक देते हैं। ये पुणे में हो रही सीरियल किलिंग में से पहली क्राइम थी और खुलासा सबसे आखिर में हो पाता है। ये सब देखकर सुभाष की हालत खराब हो जाती है। उसे कतई इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो चारों इतनी बेरहमी से प्रकाश की हत्या कर देंगे और इस इंसिडेंट के बाद से सुभाष ने इन चारों से दूरी बना ली।
प्रकाश का मर्डर करने के बाद भी इन चारों के हाथ कुछ नहीं लगता है। प्रकाश का मर्डर करने के बाद ये चारों पुणे छोड़कर कोल्हापुर चले जाते हैं। कोल्हापुर में 6 महीने तक चारों छोटी मोटी चोरियां करते हैं। फिर 1976 में ये चारों वापस पुणे आ जाते हैं और अपने अड्डे पे बैठकर शराब पीते हैं और अगले क्राइम को अंजाम देने के लिए प्लान बनाते हैं। क्राइम का दिन तय होता है 21 अक्टूबर 1976। रात को ये लोग पुणे की विजयनगर स्थित अच्युत जोशी के घर में घुसते हैं और अच्युत और उसकी पत्नी के मुंह में कपड़ा ठूसकर प्रकाश की तरह इनका भी गला घोंट देते हैं। तभी जोशी का बेटा आनंद आता है तो वो चारों आनंद पे टूट पड़ते हैं और उसका भी गला रस्सी से घोंट देते हैं। और ऐसे ही इनका लालच बढ़ते जाता है और वो एक के बाद एक मर्डर करते चले जाते हैं। ये सब सुनने के बाद पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि इन हैवानों को कोर्ट से पनिशमेंट दिलवाया जाए, जो कि उस समय आसान नहीं था। लेकिन पुलिस ने भी काफ़ी तैयारी कर रखी थी और ये पुलिस की तैयारी काम भी आई। फिर पुलिस एक कन्फेशन रखती है कि जिसमें यह खुलासा किया जाता है कि पुणे में सीरियल किलिंग करने वाले चारों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां पढ़कर लोगों को यकीन नहीं होता है कि लगभग 14 महीने के बाद इन हैवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 मई 1978 को पुलिस इन सभी को कोर्ट में पेश करती है। 3 महीने से ज़्यादा समय तक बहस चलती है, लेकिन ठीक 4 महीने के बाद 28 सितंबर 1978 को इन चारों को फांसी की पनिशमेंट सुनाती है। पनिशमेंट का फैसला आने के बाद ये चारों बौखला जाते हैं। ये चारों हाई कोर्ट में अपील करते हैं। इन्हें काफ़ी भरोसा रहता है कि वहां से इनकी पनिशमेंट उम्र कैद में तब्दील कर दी जाएगी, लेकिन वहां भी उनके कर्मों का फल मिलता है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी बहुत बड़ा झटका लगता है। यहाँ तक कि इन चारों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका की, लेकिन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। तीनों अदालतों और राष्ट्रपति के पास दया याचिका खारिज हो जाने के बाद आपको लग रहा होगा कि इन्हें तुरंत फांसी दे दी गई होगी, लेकिन ये यही नहीं रुके। ये अपराधी इतने शातिर थे कि इन्होंने कोर्ट को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश की। इसमें काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन पुणे के लोगों ने अपनी जिद से इन्हें उसी अंजाम तक पहुंचा दिया जिसके ये हकदार थे। और वो दिन आ ही गया जिसका पूरे शहर को बेसब्री से इंतजार था। 27 नवंबर 1983 को इन चारों हैवानों को पुणे की जेल में फांसी के फंदे से लटका दिया जाता है। ये आज़ाद भारत का पहला केस था जहां एक साथ चारों हैवानों को फांसी के फंदे से लटका दिया गया था, जबकि इसके बाद इस तरह का मामला निर्भया केस में सामने आया था, जब इतनी संख्या में सभी को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया था। पुणे के लोगों के लिए ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, बल्कि इसे कई सालों तक एक बुरे सपने की तरह याद किया जाता था। इस इंसिडेंट को बीते लगभग 40 साल हो गए हैं, लेकिन इस इंसिडेंट के साथ जो लोग पुणे में हैं वो उस मंजर को याद भी करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। ये कहानी सुनने के बाद एक बात कंफर्म हो जाती है कि अपराध का जन्म हमेशा मन में होता है। तो ये थी कहानी जोशी अभयंकर हत्याकांड की। आशा करते हैं आपको ये सस्पेंस से भरी कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसा लगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।